बच्चों आप ध्यान देंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं गुप्तोत्तर काल। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चलिए इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल जो है उसको हम सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, कौन कौन सा वंश है। हम 8 या 9 हिस्सों में तोड़ेंगे गुप्तोत्तर काल को। बस आप ये समझिए बच्चों कि कुषाणों से कौन निकले? गुप्त। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त। और गुप्त जब आया तो उसने केंद्रीय सत्ता को क्या किया? मजबूत किया। वापस से गुप्त काल के बाद जब गुप्तोत्तर काल आएगा तो केंद्रीय सत्ता क्या होगी? केंद्रीय सत्ता फिर से वापस विकेंद्रीकृत होगी, यानी कि राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूटेगा। वो जो छोटे छोटे राज्य थे वो कौन कौन से थे उसको ध्यान से भी हम देखेंगे और उसमें कुछ कुछ चीजें मेंशन करेंगे और वहीं से हम पूरी चीज को शुरुआत करेंगे। तो आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर? ठीक। चले बच्चों देखिए क्या हुआ। हमें पता है कि जो ये इंडिया है, इस इंडिया में गुप्तों का जो क्षेत्र था वो कुछ इस तरीके का था। पूरे मध्य भारत को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था। लेकिन जैसे गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा तो पूरा जो भारत है वो टूटेगा, स्प्लिट होगा। कैसे टूटेगा? तो बच्चों एक ये क्षेत्र है जिसे थानेश्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? थानेश्वर। ध्यान से सुनते चलिएगा, ये क्या कहलाएगा? थानेश्वर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? थानेश्वर क्षेत्र। बच्चों जो दूसरा क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाएगा कन्नौज। कौन सा कहलाएगा? कन्नौज। सुनते चलिएगा। जो तीसरा क्षेत्र है बच्चों ये कहलाएगा वल्लभी। क्या कहलाएगा? वल्लभी। ये कहलाएगा वल्लभी। सभी जगह हम अलग अलग वंश अभी रखेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो क्षेत्र है ये कश्मीर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कश्मीर क्षेत्र है। कश्मीर क्षेत्र, ठीक है, कश्मीर क्षेत्र। बच्चों ये बंगाल है। बंगाल में ये दो क्षेत्र दिखेगा, एक बंगाल का कलकत्ता वाला क्षेत्र और एक बंगाल का मुंगेर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दिखेगा? मुंगेर क्षेत्र। क्या बोल रहा हूं? मुंगेर और कलकत्ता वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक उड़ीसा दिखेगा, उड़ीसा का क्षेत्र। उड़ीसा के बाद बच्चों यहां पे एक मालवा क्षेत्र दिखेगा। कौन सा क्षेत्र दिखेगा? मालवा। ध्यान देते चलेगा, मालवा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है बच्चों ये मगध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मगध। ये कौन सा है? मुंगेर, ठीक है। इतने क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। आप साउथ इंडिया की बात हटाइए। साउथ इंडिया को हम पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल में पूरा चीज हम तोड़ के पढ़ेंगे। बस आप ये एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये यहाँ पे है बच्चों राष्ट्रकूट। क्या कौन है यहाँ पे? राष्ट्रकूट, ठीक है। यहाँ पे इसी सेगमेंट में बंगाल में है पाल वंश। कौन सा वंश? पाल। पाल, राष्ट्रकूट ये हो गए पाल। और बच्चों इस पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारत के बहुत सारे समुच्चय को बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार। क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार। क्या बोलते हैं? गुर्जर प्रतिहार। ये क्या है? राष्ट्रकूट। ये क्या है? पाल। और ये क्या है? गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूं अभी आपको। राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार या इसी को प्रतिहार वंश बोलते हैं, ठीक है। ये सब लड़ाई लड़ेंगे किसको लेके? ये लड़ाई लड़ेंगे बच्चों कन्नौज को लेके। किसको लड़ेंगे? कन्नौज को। ये बाद में जाके क्या कहलाएगा? त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिपक्षीय संघर्ष।
जिसको हम कल समझेंगे, आज नहीं, या आज सेकंड लेक्चर में देख सकते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, अभी आप लोकेशन समझो क्या क्या। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, कश्मीर में 3 वंश रहेंगे। कितने वंश रहेंगे? करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कश्मीर में कितने वंश रहेंगे? 3 वंश रहेंगे। क्या क्या नाम है? करकोट वंश, ध्यान से सुनते चलिएगा, उत्पल वंश, और तीसरा कौन सा बच्चों? लोहार वंश। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं भूल गया हूं बच्चों, एक चीज और ऐड करा देता हूं। यहीं पे वर्मन वंश रहेंगे, यशो वर्मन रहेगा जो हूणों को हराएगा। एक और वंश रहेगा वर्मन वंश, देखते हैं। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर। थानेश्वर में बच्चों जो वंश रहेगा उस वंश का नाम है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश रहेगा? पुष्यभूति वंश। कन्नौज में जो रहेगा बच्चों वो रहेगा मौखरी वंश। कौन सा वंश रहेगा? मौखरी वंश। वल्लभी में जो वंश रहेगा बच्चों उसको बोलते हैं मैत्रक वंश या मैत्रेय वंश। अलग अलग नाम से बोलते हैं, मैत्रक वंश और मैत्रेय वंश। अच्छा, यहां पे बच्चों परिवर्ती गुप्त या गुर्जर वंश बोलते हैं या प्रतिहार वंश बोलते हैं। यहां पे परिवर्ती गुप्त रहेंगे और मगध में भी परिवर्ती गुप्त रहेंगे। ठीक है, उज्जैन के आसपास यहां पे वर्मन वंश। ठीक है बच्चों, अब बंगाल में आप बात करना, मुंगेर क्षेत्र, बंगाल में बच्चों, बंगाल में ना स्पेशली क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बंगाल में बच्चों 3 तरीके के वंश रहेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड में रहेंगे। पहला जो वंश रहेगा बच्चों, पहला रहेगा गौड़ वंश या इसी को चंद्र वंश बोलते हैं। दूसरा जो रहेगा वो पाल वंश रहेगा। तीसरा जो रहेगा बच्चों वो सेन वंश रहेगा। ठीक है, जो सेन वंश रहेगा वो कायदे से 1030 से लेके 1250 के आसपास तक रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। ये पाल वंश जो रहेगा वो 650 से लेके 750 से लेकर 1030 तक रहेगा। और इसके पहले जो वंश है ये 580 से लेके 690 के आसपास तक कौन सा वंश रहेगा? गौड़ वंश रहेगा, इस तरीके का। तो बंगाल में 3 वंश रहेंगे, कौन कौन से? गौड़ वंश, पाल वंश और सेन वंश। ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप सब चीज को पहले लोकेशन ट्रेस कीजिए तभी समझ में आएगा। मैं बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगा, कहानी बताऊंगा कहां पे क्या कैसे हो रहा है। तो हमको वर्मन वंश, परिवर्ती गुप्त वंश, मैत्रेय वंश, कन्नौज में मौखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, कश्मीर में करकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, बंगाल में गौड़ वंश, पाल वंश, सेन वंश। ठीक है बच्चों, यहीं पे गंग वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? गंग वंश। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन सा वंश था पहले? तो पहले था चेंदी वंश, और चेंदी वंश का कौन सा वंश आ जाएगा? कलचुरी वंश। कौन सा वंश आ जाएगा? कलचुरी वंश आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो बच्चों, इन सब की कहानी ये होगी कि सब चीज चलता रहेगा। जब त्रिपक्षीय संघर्ष होगा ना, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कभी पाल जीतेंगे, कभी प्रतिहार जीतेंगे, कभी राष्ट्रकूट जीतेंगे, अंत में प्रतिहार जीतेंगे। कौन जीतेगा? प्रतिहार जीतेगा। और प्रतिहार जो जीतेंगे वो गुर्जर प्रतिहार रहेंगे, वो वास्तव में कहलाएंगे राजपूत वंश। क्या कहलाएंगे? राजपूत वंश। और राजपूत वंश जो होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जो राजपूत वंश होगा वो अलग से 9 से 10 राजवंशों में टूटेगा। 9 से 10 वंश में टूटेगा। उसकी एक सूची दी गई है। सूची खोलिए, अभी आप एक बार बुक में खोलिए सूची में बताता हूं। देखो, आपको डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। बस मुझे बताते चलिएगा। दिख रहा है आपको राजपूत वंश में? अरे दिखेगा आपको। 9 या 10 राजवंश दिखेंगे। सबसे पहले आपको अजमेर दिख रहा होगा, तो अजमेर में कौन है? अजमेर में है बच्चों चौहान वंश।
कौन सा वंश है? चौहान। दिल्ली में कौन सा है? तो दिल्ली में बच्चों, दिल्ली में ये अजमेर हो गया, ये दिल्ली में तोमर वंश है। कौन सा वंश है? तोमर वंश। बच्चों आपको बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चंदेल वंश दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे कौन सा वंश दिख रहा होगा? चंदेल वंश। और कौन सा वंश है? हाँ, कहा? छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी, वही जबलपुर, वो आपने पढ़ा होगा, 2 शाखाएं बढ़ती है। तो यहाँ पे कौन सा वंश हो गया है आपको? कलचुरी वंश। और कौन सा वंश? हाँ, कन्नौज में कौन सा? कौन सा वंश? गहड़वाल वंश। कौन सा वंश? गहड़वाल वंश। ये सब राजपूत कम्युनिटी है ना बच्चों, गहड़वाल वंश। फिर गहड़वाल वंश, जेजाग बुंदेलखंड में चंदेल वंश, त्रिपुरी में कलचुरी वंश, कन्नौज में गहड़वाल, गुजरात में चालुक्य और मालवा में परमार वंश। तो मालवा क्षेत्र यहाँ है बच्चों, यहाँ पे परमार वंश। और गुजरात में कौन से वंश? तो सोलंकी वंश। और सुन लीजिएगा बच्चों, इसी तरीके से आप उड़ीसा में जब जाएंगे ना, उड़ीसा में गंग वंश। इसी तरीके से आंध्रा में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा के जस्ट नीचे बॉर्डर के पास होयसल वंश, होयसल वंश। ठीक है, ये जितने आपको वंश दिख रहा ना, ये सब राजपूत वंश है। कैसे वंश है? और सब गुर्जर प्रतिहार से टूट करके बहुत सारी शाखाओं में बटे। समझ में आया क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं? वापस से इसको आप बना लीजिएगा, वापस से पहले सुन लीजिए। देखिए पहले क्या हुआ, सबसे पहले आएगा पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश और मैत्रेय वंश, और परिवर्ती गुप्त, यहाँ पे आपको गौड़ वंश, इन सब की लड़ाई होगी। लड़ाई ना इसमें अलग अलग टाइम पीरियड में, बस आप सबकी लोकेशन ट्रेस कीजिए कि कौन सी चीज कहाँ पे। अब हम जब तीसरे स्लाइड से पढ़ेंगे ना, तो जिन 4-5 कंटेस्ट को लेके पढ़ना, उनका मैप को लेके फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको इतने सारे वंश दिखे। इस वंश में जो आखिरी वंश होता है, जो सक्सेसफुल रहता है, वो राजपूत वंश दिखता है। कौन सा वंश दिखता है? राजपूत वंश दिखता है। तो आपको ये चीज याद रखनी बच्चों कि जो गुप्तोत्तर काल है, जो गुप्तोत्तर काल है बच्चों, वो कैसे बटा हुआ है? तो ध्यान से सुनिएगा। थानेश्वर में कौन सा वंश है बच्चों? तो पुष्यभूति वंश। वल्लभी में मैत्रक वंश, मालवा में यशोवर्मन वंश या परिवर्ती गुप्त यशोवर्मन, दोनों क्षेत्र, मालवा क्षेत्र ना, यशोवर्मन। और फिर कन्नौज में मौखरी, बंगाल में गौड़ वंश, मगध में कौन सा? परिवर्ती गुप्त, बंगाल में पाल वंश, सेन वंश, और फिर उसके बाद विभिन्न राजपूत वंश। तो ये विभिन्न कौन से वंश हो गए? राजपूत वंश। और ये कम्युनिटी ऐसी रही है बच्चों, जिसमें स्पेशली आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, महाराणा सांगा का नाम सुना होगा। ये कम्युनिटी कभी हारी ही नहीं और अंत तक लड़ी है। आजादी के बाद भी लड़ी है, मतलब आजादी के पहले, मतलब आजादी के पहले किसके? मुगल साम्राज्य से आजादी के पहले भी कंटिन्यू लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए। मराठा, जब आप पढ़ोगे तो मराठा के टाइम में भी आपको इनका युद्ध दिखेगा। ये कम्युनिटी क्या हुई? अपना एक छोर पकड़ी रही, पकड़ी रही, पकड़ी रही, और अब वर्तमान भारत तक लगातार लड़ती रही। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल का पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब गुप्तोत्तर काल में हम शुरुआत करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। इसको बनाना है तो देख लीजिए, जैसा भी जो भी है बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं गुप्तोत्तर वंश। और गुप्तोत्तर वंश में बच्चों सबसे प्रमुख वंश जो है, ध्यान से सुनिएगा, गुप्तोत्तर वंश का सबसे प्रमुख वंश जो है बच्चों, वो है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश है? पुष्यभूति वंश। अच्छा, पुष्यभूति वंश जो है, पुष्यभूति वंश की स्थापना खुद पुष्यभूति ने की थी। किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। और पुष्यभूति के पुत्र का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब शॉर्ट हो जाएगा, अब बहुत समरी समझे, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, अब समरी चलेगा। देखिए, पुष्यभूति वंश का पहला राजा कौन सा था बच्चों? तो पुष्यभूति था। कौन सा था? पुष्यभूति।
ध्यान से सुनिए, अब इधर ध्यान दिए सभी लोग। पुष्यभूति वंश का पहला राजा कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति का दूसरा राजा है बच्चों प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। एक्चुअल में वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। और बच्चों ये जो पुष्यभूति है ये कौन है? ये गुप्त वंश का ही सामंत है, यानी गुप्तों का ही सेनापति है, सेनापति। अच्छा, पुष्यभूति वंश की प्रमुख क्षेत्र किसको बनाया है? राजधानी किसको बनाया है? थानेश्वर को बनाया। और थानेश्वर क्या है? अभी आपने देखा है, कहां है? हरियाणा में। बच्चों प्रभाकर वर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं। एक का नाम है बच्चों राज्यवर्धन और एक का नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? एक का नाम है राज्यवर्धन और दूसरे का नाम है हर्षवर्धन। तो अगला जो होगा बच्चों प्रभाकर वर्धन का पुत्र होगा राज्यवर्धन। लेकिन शशांक नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि बंगाल का व्यक्ति रहता है, बंगाल का शासक रहता है। कौन? शशांक। और मालवा में देवीगुप्त बैठा हुआ रहता है। कौन? देवीगुप्त। देवीगुप्त और शशांक मिलके राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन क्या किस वंश में रहता है? पुष्यभूति वंश का राजा होता है। और हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा होता है। और हर्षवर्धन के बाद क्या होता है? राजा कमजोर होते जाते हैं और कमजोर राजा हो जाते हैं, कमजोर शासक होते जाते हैं। इस तरीके से लास्ट में पुष्यभूति वंश का क्या होता है? पतन हो जाता है। कौन कौन से राजा दिखे? पुष्यभूति दिखा, प्रभाकर वर्धन दिखा, राज्यवर्धन दिखा, हर्षवर्धन दिखा। क्लियर हुआ? यहां पे एक स्टोरी फिर से समझिएगा। अब स्टोरी में आने वाला है ट्विस्ट। देखिए, प्रभाकर वर्धन को पकड़ते हैं। प्रभाकर वर्धन जो है बच्चों, सबके बारे में डिटेल करेंगे, लेकिन पहले पूरा स्टोरी लाइन तो खींचने की क्या है। प्रभाकर वर्धन के तीन पुत्र होते, तीन टोटल क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो जिसमें पहले पुत्र का नाम क्या है? राज्यवर्धन, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है। फिर एक पुत्री होती है जिसका नाम है राज्यश्री। क्या नाम है? राज्यश्री। तीसरा जो व्यक्ति होता है उसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है उसका? हर्षवर्धन। क्या क्या हुआ? राज्यवर्धन, फिर राज्यश्री और हाँ ठीक है बच्चों। अब क्या होता है? ठीक बच्चों, इसमें जो राजश्री आपको दिख रही है, कौन? राजश्री। तो देखिए, पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन के तीन पुत्र होते हैं। प्रभाकर वर्धन राजश्री का विवाह करते हैं। राजश्री का विवाह किससे करते हैं? तो बच्चों बगल में एक कन्नौज है, कन्नौज में मौखरी वंश चल रहा था। तो मौखरी वंश का एक राजा रहता है जिसका नाम होता है गृहवर्मन। क्या नाम होता है? गृहवर्मन। तो गृहवर्मन के साथ किसका विवाह कराया जाता है? राजश्री का विवाह करा दिया जाता है। किसके साथ? गृहवर्मन के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां से मैप बनाएंगे और मैप से समझेंगे। देखो, यहां पे है बच्चों थानेश्वर, समझते चलना। यहां पे है बच्चों कन्नौज, यहां पे है बच्चों मालवा क्षेत्र, और यहां पे है बच्चों बंगाल में। बंगाल में ये जो क्षेत्र है, यहां पे है गौड़ वंश का शासन। किसका है? गौड़ वंश का शासन। सुनते चलिएगा ध्यान से। देखिए, मालवा क्षेत्र में बैठा हुआ है देवीगुप्त। कौन बैठा है? देवीगुप्त। गौड़ वंश में बैठा हुआ है शशांक। कन्नौज में बैठा हुआ है गृहवर्मन, और थानेश्वर में बैठे हुए हैं राज्यवर्धन। अब ये कहानी है, ये पांच लोग, पांच कैरेक्टर के आपस में कहानी चलेगी। इस कहानी को समझिएगा। थानेश्वर में कौन है? कन्नौज में कौन है? गृहवर्मन। बंगाल में कौन है? शशांक। और मालवा में कौन है? देवीगुप्त। मालवा में कौन है? देवीगुप्त। ठीक है, देवगुप्त बोलो, देवगुप्त। अब बच्चों क्या होगा? अब कहानी इधर सुनिए। क्या होगा? राजश्री का विवाह किया जाएगा किससे? थानेश्वर का राजश्री का विवाह किया जाएगा कन्नौज पे। तो राजश्री कहां आ जाएगी? कन्नौज। क्या होगा? मालवा का शासक देवगुप्त और शशांक
दोनों कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं, तो दोनों एक घनिष्ठ मित्र रहेंगे। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों मित्रवत संबंध अपना लेंगे और दोनों मित्र किस पे अटैक कर देंगे, कन्नौज पे अटैक कर देंगे। और कन्नौज पे अटैक करके गृहवर्मन की हत्या कर देंगे। जब गृहवर्मन की क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, तो जो उस गृहवर्मन की पत्नी रहती है राजश्री, क्या नाम है, राजश्री, तो जो मित्र रहेंगे वो राजश्री का अपहरण कर लेंगे, राजश्री का अपहरण कर लेंगे। और ये राजश्री को बचाने के लिए कौन, जो राज्यवर्धन है वो कहां भागेगा, पहले कन्नौज की तरफ। कहां भागेगा, पहले कन्नौज की तरफ भागेगा। ठीक है, कन्नौज की तरफ भागेगा। जब कन्नौज की तरफ भागेगा तो उसको अपनी बहन का क्या पता नहीं चलेगा, वो फिर क्या उसको वो कहां भागेगा, मालवा की तरफ भागेगा। तो मालवा की तरफ जब भागेगा बच्चों, तो देवगुप्त और शशांक दोनों मिलके राज्यवर्धन की हत्या कर देंगे। दो कैरेक्टर खत्म हो गए, गृहवर्मन और राज्यवर्मन। ठीक है, राज्यवर्धन। अब क्या होगा, अफरा तफरी में राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन पिक्चर में आएगा और हर्षवर्धन क्या करेगा, तुरंत थानेश्वर का शासक बनेगा और कन्नौज की तरफ आक्रमण करेगा। और कन्नौज की तरफ आक्रमण करने मतलब कन्नौज की तरफ जाएगा। कन्नौज की तरफ जाने के बाद वो किसकी तरफ भागेगा, मालवा में के राजा देवगुप्त को और शशांक को ढूंढने का प्रयास करेगा और मेन उसको राजश्री को ढूंढ के लाना है। तो किधर भागेगा, मालवा के क्षेत्र की तरफ भागेगा। किधर भागेगा, मालवा क्षेत्र की तरफ भागेगा। तो उसके इसी दौरान अब बच्चों एक जो हर्षवर्धन है, ध्यान दीजिए इधर, हर्षवर्धन है वो कहां जाएंगे, वो पहले तो थानेश्वर से कहां जाएगा, कन्नौज से कहां जाएगा, मालवा क्षेत्र में जब जाएंगे तो मालवा क्षेत्र के साथ कौन सा शासन बैठा हुआ, गौड़ वंश का व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक व्यक्ति आचार्य मिलेंगे, उसका नाम है दिवाकर मित्र। कौन, दिवाकर मित्र किसको मिलेंगे, हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन दिवाकर मित्र की सहायता से किसको ढूंढेगा, तो अपनी बहन राजश्री को ढूंढने में सफल रहेगा, ढूंढ लेगा और ढूंढ के वापस से उसको कहां बैठा देगा, कन्नौज पे बैठा देगा। कन्नौज का शासन करने लगेगी कौन, राजश्री। इस दौरान जो हर्षवर्धन रहेगा वो हर्षवर्धन किसकी हत्या कर देगा, देवगुप्त की हत्या कर देगा और शशांक जो होगा वो भाग जाएगा और कुछ दिनों बाद शशांक की मृत्यु हो जाती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये पिक्चर क्लियर हुई। क्या क्या हुआ देखिएगा, थानेश्वर में कौन बैठा है, राज्यवर्धन। कन्नौज में कौन बैठा है, गृहवर्मन। तो गृहवर्मन और फिर मालवा में देवगुप्त, गौड़वंश में शशांक। क्या हुआ, यहाँ की अपनी बहन का विवाह किससे करते हैं, गृहवर्मन से। फिर ये दोनों मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं, ये दोनों मिलकर राजश्री का अपहरण कर लेते हैं, फिर ये दोनों मिलकर किसकी हत्या कर देते हैं, राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। तो फिर परिणाम में कौन आता है, हर्षवर्धन। कौन आता है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन क्या करता है, तो हर्षवर्धन कन्नौज से मालवा में दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को ढूंढता है और फिर देवगुप्त और शशांक में देवगुप्त की क्या करता है, हत्या कर देता है। और शशांक क्या होता है, भाग जाता है और शशांक की बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा बच्चों, इस दौरान हम इसको पकड़ते हैं। ये सिर्फ अभी स्टोरी बता रहे हैं ना, अभी राजाओं के बारे में नहीं बता रहे। हर्षवर्धन क्या करता है, हर्षवर्धन बच्चों ये थानेश्वर क्षेत्र है। थानेश्वर जब उसको हराता है तो वो थानेश्वर में पहली बार राज करता है। थानेश्वर के बाद वो किसको जीतता है, मतलब वो कन्नौज खुद उसका हो जाता है, तो कन्नौज का भी राजा बन जाता है। कौन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज पे बैठता है। इसके बाद हर्षवर्धन क्या करता है, कन्नौज से इधर की तरफ जाता है तो मगध को जीतता है। किसको जीतता है, मगध को जीत के किसमें मिला लेता है, हाँ तो मगध को जीत के किसमें मिला देता है, तो मगध को जीत करके वो अपने राज्य में मिला लेता है। बच्चों वो क्या करता है, इधर भागता है। इधर पे कौन सा वंश है, मैत्रेय वंश है। तो मैत्रेय वंश के राजा ध्रुवसेन को हराता है। किसको हराता है, ध्रुवसेन को हराता है। और ध्रुवसेन की जो पुत्री होती है, ठीक है, ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। कौन, हर्षवर्धन। क्या बोल रहे हैं, हर्षवर्धन। किसकी बात चल रही है, हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन क्या करता है, ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और मैत्रेय वंश को जीत देता है। तो कुल मिला के
कुल मिला के जो ये पूरा क्षेत्र होता है, इतने पूरे क्षेत्र पे कौन बैठ जाता है? हर्षवर्धन बैठ जाता है। यानी आप मैप में देखिएगा तो ये क्षेत्र से लेके ये क्षेत्र नहीं, ये क्षेत्र तक, मगध तक और ये क्षेत्र तक, इतने पूरे क्षेत्र पे किसका कब्जा हो जाता है? हर्षवर्धन का। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। इसमें एक और कैरेक्टर आएगा, एक कैरेक्टर और आएगा। बच्चों यहां पे एक वंश आएगा, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश आएगा? राष्ट्रकूट वंश आएगा। इसी तरीके से एक और वंश होगा, आएगा बच्चों, चालुक्य वंश। कौन सा वंश आएगा? चालुक्य वंश। तो चालुक्य कुछ गुजरात के रहेंगे, कुछ बादामी के चालुक्य रहेंगे। चालुक्य की 3 से 4 शाखा रहेगी। तो चालुक्य की एक शाखा ऊपर की तरह आएगी। चालुक्य का एक प्रमुख राजा रहेगा जिसको आप जानते हैं, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। कौन है? तो चालुक्य वंश का एक प्रमुख राजा है पुलकेशिन द्वितीय। बच्चों, जब हर्ष क्या किया है, हर्ष यहां से इस क्षेत्र तक पहुंच गया है, इस क्षेत्र तक पहुंच गया है। अब वो नीचे की तरफ जाना चाहता है। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसको कौन मिलेगा? उसको मिलेगा चालुक्य। कौन मिलेगा? चालुक्य। तो चालुक्य का एक राजा जो रहेगा उसका नाम क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, कौन मिलेगा? पुलकेशिन द्वितीय। अब क्या करेगा? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच क्या होगा? युद्ध होगा, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देगा। तो हर्षवर्धन चाह कर भी नर्मदा नदी के नीचे का क्षेत्र नहीं जीत पाता, और नर्मदा नदी के ऊपर का क्षेत्र पूरा किसका रहता है? हर्षवर्धन का। ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया? ठीक। तो यानी कि अब हर्षवर्धन का युद्ध होता है किससे? पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है और कौन हार जाता है? हर्षवर्धन हार जाता है। कि हर्षवर्धन हार जाता है। ठीक है, अरे हर्षवर्धन नर्मदा नदी के नीचे दक्षिण की तरफ विजय प्राप्त करना चाहता है, तो दक्षिण के क्षेत्र में लड़ता है। तो नर्मदा नदी के नीचे जाके लड़ना चाहता है, नर्मदा नदी के नीचे लड़ाई होती है। तो बोलता है कि पुलकेशिन द्वितीय बोलता है कि दक्षिण की तरफ घुसने नहीं दूंगा। हाँ, तो अब वो पुलकेशिन द्वितीय उत्तर को नहीं जीतना चाहता, क्योंकि वो नीचे अभी चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय की कहानी है, आपको नहीं पता है वो कितना घिरा हुआ है। चोल, चेर, पांड्य, अरे अभी नीचे साउथ की अलग कहानी चले, साउथ में भी लोग उसको घेर के बैठे हुए, समझ रहे हो? अभी राष्ट्रकूट बैठा हुआ है। अरे तो हर्षवर्धन हार गया, तो हर्षवर्धन ऐसा थोड़ी हार गया कि पूरा सत्ता दे गया। हर्षवर्धन नीचे की तरफ विजय प्राप्त करने के लिए गया, तो नीचे के क्षेत्र को जीतने से रोक दिया कि नर्मदा के नीचे नहीं घुसने दूंगा। मैं खुद नर्मदा के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुझे नर्मदा के नीचे नहीं घुसने दूंगा। उसका लालच ये नहीं था कि मुझे हर्षवर्धन का चीज मिल जाए, उसका वही तो मैं कह रहा हूं, मैं समझा भी सही, अब मैं बताया भी सही। हर्षवर्धन को बोल दिया कि भाई तू ऊपर कर रहे, मेरे को नीचे की चीज को अभी बचाने में बचाओ, क्योंकि नीचे अलग उसका संग्राम चल रहा है। पुलकेशिन द्वितीय खुद कितने द्वंद्व में ये नहीं पता ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का हुआ, तो हर्षवर्धन की क्या हुई? हार हुई। तो हर्षवर्धन का ये वाला जो पूरा क्षेत्र था वो और विस्तार नहीं कर पाए नीचे की तरफ। ये क्लियर हुआ? चलो, अब ना कुछ चीज मैं लिखा देता हूं बच्चों, क्योंकि आपकी बुक में वो चीजें कुछ चीजें हैं नहीं। तो आप हेडिंग डालो पुष्यभूति, इसको ना 2 पेज अटैच करके आप लिख लोगे शॉर्ट में समरी लिखाऊंगा। देखो, पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति राजा, पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति राजा का ही नाम। तो बच्चों पहला चीज तो लिखो, छोटा सा एक कीवर्ड्स लिखेंगे बस। पुष्यभूति संस्थापक। तो पहला चीज क्या आया? वो था संस्थापक। दूसरा बच्चों, वो वैश्य समुदाय से था। तीसरा चीज, वो शैव उपासक था।
ये 3 पॉइंट लिखेंगे। वो संस्थापक है, दूसरा वो वैश्य है, और तीसरा शिव का भक्त यानी शैव है। और ये क्या था? गुप्तों का सामंत था, गुप्तों का सामंत था। ठीक, चलिए। प्रभाकर वर्धन जो था बच्चों, एक्चुअल में ये स्वतंत्र शासक बना, स्वतंत्र शासक बना, और ये क्या कहलाया? वास्तविक संस्थापक कहलाया, वास्तविक संस्थापक कहलाया। बच्चों इसके 3 संतान थी, इसमें एक राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, और तीसरा राजश्री, जिसमें अगला राजा लिखेंगे तब बता देते। राज्यवर्धन के बारे में बता। इसने एक चीज और, परम भट्टारक की उपाधि धारण की, परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि धारण। अब बात कर रहा राज्यवर्धन की। राज्यवर्धन हुणों से युद्ध करता है, और उन्हें हराता है। जब वो वापस थानेश्वर आता है तो उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी रहती है। ठीक है, जब मृत्यु हो चुकी रहती है तो क्या होता है? वो थानेश्वर का राजा बनता है। वो थानेश्वर का राजा बनता है। क्या होता है? उसकी बहन राजश्री को बचाने हेतु कन्नौज जाता है। देवगुप्त प्लस शशांक के द्वारा, देवगुप्त शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। अब बात कर रहे हैं बच्चों हर्षवर्धन। छह सौ छह से 647 इकाई के बीच जो रहता है वो हर्षवर्धन रहता है। तो हर्षवर्धन का सबसे पहले उपनाम रहता है शिलादित्य, कहते हैं हर्षवर्धन को। क्या कहते हैं? शिलादित्य।
हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है बच्चों। और हर्षवर्धन खुद अपने आप में बहुत टैलेंटेड राजा रहता है, मतलब वो एक कवि भी रहता है और वो एक लेखक भी रहता है। वो 3 प्रकार की रचना करता है। एक का नाम है प्रियदर्शिका, दूसरा का नाम है रत्नावली, तीसरा का नाम है नागनंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद की रचना करता है। इसके शासनकाल में 2 चीनी यात्री आते हैं। पहले का नाम है वेनसांग और दूसरे का नाम है इत्सिंग। जो वेनसांग रहता है वो 629 एडी में आता है और 645 तक रहता है, और अगला जो इत्सिंग है वो 637 एडी में रहता है। एक है वेनसांग बच्चों, दूसरा है इत्सिंग। वेनसांग जो है 629 एडी से 647 एडी तक रहता है, और जो इत्सिंग रहता है वो 637 एडी में आता है। तो 2 प्रमुख चीनी यात्री किसके टाइम पीरियड में आते हैं बच्चों? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। हर्षवर्धन का एक नाम जो है शिलादित्य, ये इसका कैसा नाम है? उपनाम। शिलादित्य कैसा नाम है? उपनाम। हर्ष का एक दरबारी कवि होता है। हर्ष का एक दरबारी कवि होता है जिसका नाम होता है बाणभट्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट। बाणभट्ट होता है हर्ष का दरबारी कवि, और ये 4 तरीके की रचनाएं करता है। 4 तरीके की रचनाएं करता है। पहला का नाम है कादंबरी, दूसरा है हर्षचरित, तीसरा है चंडी शतक, और चौथा है पूर्व पीठिका। ये 4 रचनाएं करता है। कौन? बाणभट्ट। किसका कवि? दरबारी कवि है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। हर्षवर्धन के बारे में और 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पूर्व पीठिका। देखो हर्षवर्धन जो होता है बच्चों, प्रारंभ में सूर्य की पूजा करता है, बाद में शिव की पूजा करता है, और चीनी वेनसांग से मिलने के बाद वो बौद्ध उपासक हो जाता है, बौद्ध धर्म का अनुकरण करने लगता है। इसमें उसको नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव का राजस्व देने लगता है। 100 गांव से जो टैक्स मिलता था वो किसको दान हो जाता था? नालंदा विश्वविद्यालय को दान हो जाता था। प्रयागराज में कुंभ स्नान की परंपरा की शुरुआत करता है। पहले बहुत छोटे स्तर पे होती है, आज वर्तमान में क्या हो गई है? बहुत बड़े स्तर पे हो गई है ना। और क्या करता है ये?
दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को बचाता है और देवगुप्त की हत्या करता है, साथ ही साथ शशांक को हरा देता है। तो बच्चों ये मगध क्षेत्र को जीतता है, साथ ही साथ ये मैत्रेय वंश को भी जीतता है, साथ ही साथ ये बच्चों गौड़ वंश के 17 राज्यों को जीतता है। इस तरीके से वो अपने पड़ोसी राज्यों को जीतता है और कन्नौज पर एक छत्र राज करता है। कन्नौज पर राज करता है। नर्मदा के नीचे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा इसे हरा दिया जाता है। मतलब पुलकेशिन द्वितीय से इसको क्या प्राप्त होती है? हार प्राप्त होती है। यह है बच्चों हर्षवर्धन के बारे में पूरी डिटेल। और जैसे ही बच्चों हर्षवर्धन खत्म होगा तो आगे जाके कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष होगा किसके किसके बीच? तो राष्ट्रकूट के बीच, पाल के बीच, प्रतिहार के बीच। राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। आपकी बुक में चीजें दी गई हैं लेकिन अरेंज फॉर्म में इसमें है सामने। अच्छा, आप लोग घर जाके थोड़ा बहुत स्लाइड्स को देखते हैं कि नहीं? डेली डलवा रहे हैं, स्लाइड से अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं? अपनी बुक में स्टिकी नोट्स लगाते जाइएगा। कुछ नहीं करना है, एक सफेद पन्ने को बीच से मोड़िएगा और 2 फोल्ड कीजिएगा, 4 टुकड़े होंगे। फेवी स्टिक की मदद से बुक में चिपकाते चलिए छोटी छोटी जो आपको लगता है। नहीं तो एक छोटी सी कॉपी रख लीजिए, उस कॉपी में जो आपका पेज 204 पेज का आपका बुक है, 200 पेज के आसपास का आपका 201 पेज का बुक है, उसको आप समराइज करके 50 पेज में लाना है। तो बच्चों लेक्चर 1 यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इसका अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? दीपा, ठीक है। हर्षवर्धन हो गया था। हर्षवर्धन के बाद बच्चों सभी वंश के बारे में एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप इसको भी आप नोट करेंगे। एक जो वंश है वो कौन सा वंश है? मैत्रेय वंश है। कौन सा वंश है? मैत्रेय। जिसको क्या करता है? जिसको हर्षवर्धन जीत के किसमें मिला लेता है? अपने में मिला लेता है। तो अगला वंश लिखेंगे मैत्रेय वंश, वल्लवी के मैत्रक वंश। मैत्रक वंश। मैत्रक वंश में मैत्रक वंश का संस्थापक जो है बच्चों उसका नाम होता है भट्टारक। तो आप जो जो चीज बता रहा हूं बस वही याद रखिएगा। संस्थापक कौन है? भट्टारक। और इसके राजा जो है वो 2 ही प्रमुख राजा रहते हैं बच्चों। एक का नाम होता है ध्रुवसेन प्रथम और एक का नाम होता है ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय से ही इसकी हर्षवर्धन की लड़ाई होती है और हर्षवर्धन ध्रुवसेन द्वितीय को हरा देता है और बदले में क्या करता है? अपनी पुत्री का विवाह करवाता है। किससे? ध्रुवसेन को। और जो मैत्रक वंश रहता है उसको कौन जीत लेता है? मैत्र वल्लवी क्षेत्र को हर्षवर्धन जीत लेता है। बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। क्लियर हुआ? अगला जो वंश है वो है मालवा। मालवा क्षेत्र का जो राजा रहता है बच्चों
मालवा क्षेत्र में सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। इसका जो एक प्रमुख राजा रहेगा उसका नाम है यशोवर्मन। क्या नाम है? यशोवर्मन। यशोवर्मन क्या करता है बच्चों? हूणों को हराने का काम करता है। हूणों को हराने का काम करता है। पहली चीज, यशोवर्मन क्या करता है? जब गुप्त वंश चलता रहता है, गुप्त वंश एकदम अंतिम दौर पे रहता है, तो गुप्त वंश को क्षति पहुंचाता है और अपने वंश को स्ट्रांग करता है। मालवा के क्षेत्र में आपको ये याद रखना है। अरे एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, जो जो है सबके बारे में पूरा डिटेल ना पढ़ के, जो जो इंपॉर्टेंट बातें। अगला आया मौखरी वंश। अच्छा, मौखरी वंश में क्या याद रखना बच्चों? तो मौखरी शब्द का अर्थ होता है गोत्र। क्या होता है अर्थ इसका? गोत्र। मौखरी शब्द का अर्थ होता है गोत्र। और इसका एक ही राजा आपको याद रखना है बच्चों, जो हर्षवर्धन से संबंधित है, जिसका नाम क्या है? गृहवर्मन। क्या नाम है? गृहवर्मन। गृहवर्मन का विवाह किससे होता है बच्चों? राज्यश्री से होता है। ठीक है। और गृहवर्मन को कौन? देवगुप्त और शशांक मिलके क्या करते हैं? मार देते हैं। साथ ही साथ राज्यवर्धन को भी मार देते हैं। गृहवर्मन और राज्यवर्धन को मार देते हैं। ठीक है। तो मौखरी वंश में आपको सिर्फ स्थिति, और मौखरी वंश में फिर किसका शासन आता है? राजश्री का शासन आता है। राजश्री का शासन हो गया तो मतलब किसका शासन हो गया? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन उस क्षेत्र को में शासन कर लेता। तो हर्षवर्धन मालवा क्षेत्र में यशोवर्मन को बाद में हरा देगा। तो यहाँ पे मालवा क्षेत्र को भी जीत लेगा, मैत्रक क्षेत्र को भी जीत लेगा। और कौन से क्षेत्र को जीतेगा? मौखरी वंश को जीतेगा। हर्षवर्धन कैसे कैसे विजय करते जा रहा है देखते चलिए बच्चों। बंगाल में कौन सा वंश रहता है? तो बंगाल में गौड़ वंश रहता है। कौन सा वंश? गौड़ वंश। और अच्छी बात यह है कि गौड़ वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम ही है शशांक। शशांक। बच्चों ये जो शशांक होता है ये शैव धर्म का अनुलंबी होता है। शैव धर्म अनुलंबी होता है। और ये बौद्ध धर्म से इतनी नफरत करता है कि बोध गया के बोधि वृक्ष को ये क्या करता है बच्चों? बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा करके गंगा में बहा देता है। अब अच्छा है बच्चों, बंगाल में ही पाल वंश। बंगाल में कौन सा वंश? पाल वंश आएगा। बंगाल में इसके पहले कौन सा है? गौड़ वंश है। अब कौन सा है? पाल वंश। पाल वंश जो रहेगा वो 750 एडी से लेके रहेगा 1050 एडी तक। जो पाल वंश का संस्थापक होता है बच्चों, पाल वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम होता है गोपाल। और गोपाल का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है धर्मपाल। तो अगला जो महत्वपूर्ण संस्थापक या महत्वपूर्ण जो राजा रहता है वो धर्मपाल रहता है। और धर्मपाल क्यों महत्वपूर्ण रहता है? तो उसके पीछे का स्टोरी है कि धर्मपाल बौद्ध धर्म को अनुकरण करता है। बौद्ध धर्म का अनुकरण करता है और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाता है।
और नालंदा एवं विक्रमशिला को 200 गांवों का राजस्व देता है। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। इससे ये समझ में आता है कि पाल वंश का, गौड़ वंश जो है शिव धर्म का अनुयायी है, वहीं पे पाल वंश किसका अनुयायी है? बौद्ध धर्म का अनुयायी। और हर्षवर्धन किसका अनुयायी है? पहले सूर्य की पूजा करता है, फिर शिव की पूजा करता है, फिर बाद में क्या होता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। बच्चों धर्मपाल जो है ना, धर्मपाल ना कन्नौज की लड़ाई लड़ता है। कन्नौज समझ गया? त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 लोग मिलकर किसको जीतना चाहते हैं? कन्नौज को। राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। कौन कौन? राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, ये प्रारंभ में लड़ते हैं। तो पाल वंश हार जाता है और राष्ट्रकूट और अंतिम में प्रतिहार आपस में लड़ते रहते हैं। तो राष्ट्रकूट के ध्रुवराज और प्रतिहार में वत्सराज किसको हरा देते हैं? धर्मपाल को हरा देते हैं। कन्नौज संघर्ष के लिए राष्ट्रकूट में ध्रुवराज, प्रतिहार का वत्सराज किसको हरा देते हैं? धर्मपाल को हरा देते हैं। ठीक है। बच्चों धर्मपाल हुआ, धर्मपाल के बाद आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल के बाद एक प्रमुख व्यक्ति है देवपाल। देवपाल थोड़ा स्ट्रांग होता है और कन्नौज के लिए फिर लड़ाई लड़ता है, जिसमें देवपाल क्या करता है? प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों को हराता है। कौन हराता है? देवपाल। और इसका अंतिम शासक जो रहता है बच्चों, उस शासक का नाम है रामपाल। क्या नाम है उसका? रामपाल। रामपाल के संदर्भ में 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला तो केवर्तों का युद्ध होता है इसके शासनकाल में, और संध्याकर नंदी एक व्यक्ति हैं जो रामचरित लिखते हैं, रामपाल पर लिखते हैं। संध्याकर नंदी हैं जो रामपाल के समकालीन है, और ये रामपाल जो है वो पाल वंश का अंतिम शासक रहता है। क्या बोल रहे हैं? रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक रहता है और कैवर्तों के विरुद्ध युद्ध करता है। आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया है ये वाला चीज। एक तरफ राजा दिया हुआ है और बगल में 4-4, 4-4, 3-3 पॉइंट दिए हुए। मैं समरी के तौर पे बता दे रहा हूं। गौड़ वंश हो गया, पाल वंश हो गया। इसके अलावा हम सेन वंश पढ़ते हैं। सेन वंश में सिर्फ आप राजाओं को याद रखिएगा। एक का नाम विजय सेन है, एक का नाम बल्लाल सेन है, एक का नाम लक्ष्मण सेन है। तो उसमें आपको स्पेशली याद रखना है लक्ष्मण सेन एक अंतिम हिंदू शासक है। हाँ बस वही और पलटो, पन्ना पलटो। हाँ, यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेगा विजय सेन के बाद आपको दिखेगा बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। मिला? आपकी बुक में दिया है बच्चों, टेबल बना के ही दिया है समराइज फॉर्म में। चलो एक वंश बचा, उसको भी लिख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।
हम बात कर रहे हैं बंगाल में कौन सा वंश बच्चों? बंगाल में सेन वंश। देखा, सेन वंश का जो संस्थापक है बच्चों, उसका नाम है विजय सेन। क्या नाम है बच्चों? संस्थापक कौन है? विजय सेन है। और विजय सेन के टाइम में एक अभिलेख मिलता है जिसको विजय प्रशस्ति कहते हैं। विजय प्रशस्ति किसके टाइम में लिखा गया है? विजय सेन के टाइम में लिखा गया। क्या लिखा गया है? विजय प्रशस्ति लिखा गया है। और विजय जो है वो शैव धर्म का अनुयायी होता है, शैव धर्म अनुयायी। ये किसकी बात हो गई बच्चों? ये दोनों बात जो हो गई ये विजय सेन से संबंधित बात हो गई। विजय सेन के बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट राजा है दूसरा, जिसका नाम है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन। जब आप बल्लाल सेन को जानेंगे तो बल्लाल सेन जो है उसने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, दो शब्द, जाति और कुलीन व्यवस्था, जाति व्यवस्था और कुलीन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। जाति व्यवस्था कुलीन व्यवस्था को कौन सुदृढ़ किया? उसका नाम है बल्लाल सेन। और उसके टाइम में एक रचना हुई है दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना, यही दो पॉइंट याद रखना है इस राजा के बारे में। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण राजा है लक्ष्मण सेन। वो सेन वंश का अंतिम संस्थापक है। उसके टाइम पीरियड में लक्ष्मण संवत की शुरुआत हुई। लक्ष्मण सेन अंतिम हिंदू शासक, प्राचीन काल का बच्चों अंतिम हिंदू शासक, जिसने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की। जिसने किसकी शुरुआत की बच्चों? लक्ष्मण संवत की शुरुआत की। और इसी के टाइम पीरियड में एक चीज की रचना हुई है जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ये गीत गोविंद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जयदेव के द्वारा लिखा गया। गीत गोविंद की रचना किसके शासन काल में हुई है? और गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, मोस्ट। इसी तरीके से संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया रामचरित, वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका कौन सा पूरा बंगाल वंश में जितने भी 3 वंश थे, कौन कौन से? गौड़ वंश, पाल वंश और सेन वंश, तीनों वंश समाप्त होते हैं। थोड़ा सा देखिएगा इधर, देखेंगे बच्चों, हमने थानेश्वर पढ़ लिया, इधर इधर ध्यान दिए सभी लोग। कन्नौज पढ़ लिया, मौखरी वंश पढ़ लिया, पुष्यभूति वंश पढ़ लिया, मैत्रक वंश पढ़ लिया, परिवर्ती गुप्त मालवा को देख लिया। मालवा देखो, मालवा और एक चीज और बता देते हैं, इसको मालवा कर दीजिए, यशो बर्मन वाला स्थिति को मालवा कर दीजिए, इसको मालवा प्लस मगध कर दीजिए, जहां परिवर्ती गुप्त है। याद रखिएगा बच्चों, मालवा और मगध के दोनों के संस्थापक का नाम है कृष्णगुप्त। और कृष्णगुप्त में बाद जाके कौन एक राजा बनेगा? देवगुप्त। और देवगुप्त को कौन मारेगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मार देगा। इस तरीके से इस क्षेत्र को जीत के किसे मिला लेगा? अपने क्षेत्र में मिला लेगा। तो देखिए, मैत्रक पढ़ लिए, परिवर्ती गुप्त पढ़ लिए, बर्मन वंश पढ़ लिए, इसके अलावा गंग वंश हटाइए, अभी मगध परिवर्ती गुप्त हो गया। अब बंगाल में गौड़ वंश देख लिए, पाल वंश देख लिए, सेन वंश देख लिए। ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष ही अपने आप में अलग टॉपिक है, इसको अलग से देखेंगे। अब बात कौन सा बच गया है? कश्मीर के करकोट वंश। कौन सा बच गया है? कश्मीर के करकोट वंश। तो देखिएगा,
बच्चों कश्मीर में ना 3 वंश आए, एक करकोट वंश कहलाता है, एक उत्पल वंश कहलाता है, एक लोहार वंश कहलाता है। तीनों ऑर्डर से आप अपनी बुक में देखिए। पहला कौन सा है? करकोट वंश, 2-2 पॉइंट बस पढ़ना इसमें। दूसरा कौन सा है? उत्पल वंश। और तीसरा कौन सा है? लोहार वंश। लोहार वंश का एक इंपॉर्टेंट राजा होगा हर्ष, जिसके शासन काल में हर्ष होगा एक इंपॉर्टेंट राजा, जिसे कश्मीर का नीरो कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है हजारों बार, कश्मीर का नीरो, कश्मीर का नीरो कहते हैं। हर्ष के शासन काल में कलहड़ ने राज तरंगणी लिखी है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में सबसे सही इंफॉर्मेशन देने वाला जो बुक है वो राज तरंगणी है। राज तरंगणी जो है बच्चों, वो 8000 श्लोक लिखे गए और 8 अलग अलग सर्ग में लिखे गए हैं। 8 अलग अलग चैप्टर्स बोल दो या सर्ग बोल दो में लिखे गए। प्रथम 3 सर्ग में कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। प्रथम 3 सर्ग में कश्मीर का प्राचीन इतिहास। चौथे से लेकर 6वें तक में और 7वें और 8वें कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। चौथे से लेके 6वें तक में करकोट वंश के बारे में और उत्पल वंश के बारे में है, जबकि ऊपर के 2 वंश करकोट और उत्पल के बारे में है, और लास्ट वाला किसके बारे में है? लोहार वंश के बारे में। मतलब मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अगर प्राचीन इतिहास को समझना है और सबसे अच्छी किताब बोली जाए कौन है, तो राज तरंगणी है, जो कब लिखी गई है, तो जो लगभग 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में लिखी गई है, जिसमें 8000 श्लोक हैं, 8 अलग अलग भाग हैं। प्रथम 3 भाग में कश्मीर के पहले का इतिहास लिखा गया है, फिर करकोट और उत्पल वंश के बारे में लिखा गया है, और फिर लास्ट में किसके बारे में लिखा गया है? लोहार वंश के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। कौन सी बुक में? राज तरंगणी की बुक में। अब करकोट वंश के बारे में देख लेते हैं। करकोट वंश का जो संस्थापक है बच्चों, उसका नाम है दुर्लभ वर्धन, और वेनसांग कश्मीर की तब यात्रा करता है। देखो करकोट वंश में बच्चों संस्थापक, करकोट वंश का संस्थापक कौन है बच्चों? दुर्लभ वर्धन। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है बच्चों कि वेनसांग इसके शासनकाल में कश्मीर आया था। अच्छा, वेनसांग का शासनकाल क्या था? 629 से 647 एडी। वेनसांग कब से कब भरा था? 629 एडी से 647 एडी तक था। ठीक है बच्चों, करकोट वंश का दूसरा इंपॉर्टेंट राजा जो है उसका नाम है ललित आदित्य मुक्तपेड़। ललित आदित्य मुक्तपेड़। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसने मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। यूपीएससी ने पूछा था मार्तंड मंदिर कहां स्थित है, मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था, और जो कश्मीर का सबसे खूबसूरत मंदिर कहलाता है। ठीक है, मार्तंड मंदिर। ये करकोट वंश की कहानी हो गई। उत्पल वंश में सिर्फ आपको दो चीज याद रखना है। उत्पल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है अवंती वर्मन, और उसने अवंती वर्मन संस्थापक और अवंती वर्मन शहर बसाया। जो आपको याद रखना है बच्चों उतना ही बता रहे हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि गुप्तोत्तर वंश के पूरे वंश खत्म हुए, सिर्फ कौन सा वंश बच गया है? राजपूत वंश। राजपूत वंश का टेबल मैंने आपको दिया है। एक और अच्छा सा टेबल मैं और बनाऊंगा और बना के फिर ग्रुप में डाल दूंगा।
ठीक है। अच्छा, अब आता है लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक कौन है बच्चों? देखो, लोहार वंश का हर्ष एक महत्वपूर्ण राजा है, और लोहार वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है संग्राम राज। क्या नाम है? संग्राम राज। बस इतना याद रखिएगा। लोहार वंश का संस्थापक है संग्राम राज, उसका एक महत्वपूर्ण राजा है हर्ष, जिसे कश्मीर का नीरो कहते हैं। उसके शासनकाल में कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, और राजतरंगिणी कुछ इस तरीके से। बच्चों, इसी क्रम में क्या होगा, लोहार वंश का जो अंतिम शासक रहेगा उसका नाम होगा जयसिंह, और जयसिंह को तुर्कों के द्वारा, तुर्की से आक्रमण, बाहर से तुर्कों के द्वारा हरा दिया जाएगा और तुर्क आ जाएंगे। बच्चों, ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी देखो, जो आपको लोहार वंश दिख रहा है, ये लोहार वंश 11वीं और 12वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 11वीं और 12वीं शताब्दी की बात है लोहार वंश की। इस समय तक क्या होगा? इस समय तक भारत में अब मुगल आक्रमण, अर्थात बोले तो बाहरी आक्रमण चालू हो जाएंगे। जो कैसे आक्रमण होंगे? मुस्लिम आक्रमण होंगे। कल हम देखेंगे पूरे भारत के राजपूत वंश, 15 मिनट में या 20 मिनट में। उस पहले पूरे भारत के राजपूत वंश देखेंगे, और राजपूत वंश देखने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे भारत में दक्षिण के वंश। दक्षिण के वंश का टोटल जो लेक्चर होगा, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। 1.5 घंटे में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। स्टार्ट होगा मुगल आक्रमण। मुगल आक्रमण, पहला आक्रमण 732 से चालू होगा, 712 या 732 ऐसी है, वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे की चीज पढ़ेंगे। मुगल आक्रमण में जैसे ही पढ़ेंगे तो हम मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी कैसे राजपूत वंशों से जुड़ा हुआ ये समझेंगे, और फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। और दिल्ली सल्तनत को फिर हम बांट के पढ़ेंगे। गुलाम वंश, हाँ, गुलाम वंश के बाद क्या, हाँ, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और फिर उसके बाद लोधी वंश। तो पांच वंश हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे मुगल आक्रमण। ठीक है, मुगल आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध से स्टार्ट होगा। इस तरीके से स्टार्ट होगा। मुगल वाला जो चीज है उसमें बहुत सारी चीजें बहुत आसान रहेंगी। एंशिएंट हिस्ट्री सबसे टफ होता है, और सबसे टफ वाला जो पार्ट होता है वो यही होता है कि गुप्त को कैसे समझ पाओगे, मौर्योत्तर कैसे अच्छे समझ पाओगे, मौर्य कैसे अच्छे समझ पाओगे। तो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लियो, मतलब बहुत ज्यादा बार आपको बताया गया कि कहां से मैप नहीं पढ़ाएंगे ना अगर हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री समझ ही नहीं आएगी। अभी आपको पता है ना कि एयर स्ट्राइक हुआ, तो कैसे होता है? 9 ठिकानों पे स्ट्राइक हुआ। देखो, आप कभी देखना, जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा वो ये नहीं बोलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, नहीं। एक अधिकारी आदमी बोलेगा इंडिया वर्सेस टेररिज्म का युद्ध हुआ है। सच में यही हुआ है। इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है, कहां किया है? 9 टेररिस्ट प्लेसेस पे किया है, जो सेंटर है ना, 9 सेंटर है। जब आप उसको YouTube पे आप किसी शॉर्ट्स में देखना तो उसमें दिखाएगा, जगह दिखाएगा कि पर्टिकुलर किस किस जगह में हुआ है।
ठीक है बच्चों, आपको ना थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता, मैं अगर समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, आज तो समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं बताता आपको। सार्क नेशन कौन होते हैं, आसियान कौन होता है, एससीओ कौन होता है, बिम्स्टेक क्या होता है, आरओए क्या होता है, रिंग ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, फिर ओपेक कंट्री क्या होते हैं, G4 क्या है, G20 क्या है, G10 क्या है, G7 क्या है, नाटो क्या है, कैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। तो सब चीजों ना एक दिन मैं विशेष लेक्चर ले लूंगा, एकदम स्पेशल लेक्चर ले लेंगे, 2-2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, जिसमें आपको जियो पॉलिटिक्स समझाएंगे, जियो पॉलिटिक्स समझाएंगे कि कैसे पूरा चीज बना हुआ है, जिसमें हम आपको रिलीजन भी बताएंगे कि कैसे रिलीजन पैदा हुआ, रिलीजन से चीजें कैसे कैसे हुई, है ना। एक दिन मैंने आपको बताया था ना कि मार्क्सवाद आया, मार्क्सवाद से क्या आया, आगे स्टालिनवाद आया, लेनिनवाद आया, स्टालिन और लेनिनवाद के बाद हिटलर ने नाजीवाद का प्रयोग किया, फाजीवाद का प्रयोग किया, फिर उसी का एक राइट्स की जब बात हुई तो राइट्स की बात हुई तो माओवाद आया, है ना। रिलीजन बेस पे आउटसाइडर अटैक हुए तो टेररिज्म आया, आतंकवाद आया, राइट्स की बात हुई तो नक्सलवाद आया, फिर उसके बाद जब आपस में एक साथ एक कहां के हम कोरबा वासी हैं तो क्षेत्रवाद आएगा, हम एक ही धर्म वाले हैं तो संप्रदायवाद आएगा, हम थोड़े से अलग हैं हमको अलग कर दिया गया है तो अलगाववाद आएगा, है ना। तो टोटल 15 या 16 तरीके के वाद होते हैं, जो मैं आपको कभी आगे जब मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे। अभी तो हम पूरा टू द पॉइंट सिलेबस बेस्ड चल रहे हैं। आई ओपनिंग सेशन तो नहीं हुआ अभी आपका, आई ओपनिंग सेशन समझते हैं, मतलब कि आपको आपका जो चक्षु है, दिव्य चक्षु जो है वो खुलना चाहिए। आप अभी एक सिंगल लाइन में जीवन जीते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी, खत्म कहानी, ठीक है। तो जागोगे, अच्छा है, सीरिया, गाजा पट्टी, इजराइल, फिलिस्तीन में पैदा नहीं हुए, अगर वहां पैदा हुए होते ना तो मॉक ड्रिल क्या होता है पता होता, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष पहला, क्या है राजपूत वंश दूसरा, और संगम साहित्य को पढ़ेंगे। यहां से 3 क्लास लगेगा मैक्स टू मैक्स, और हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में हो जाए। 1.5 घंटे का लेक्चर अगर मिल जाएगा, एक अलग और 1 घंटे का और, तो 2.5 घंटे में हमारा पूरा स्लॉट ये खत्म हो जाएगा। और अब उम्मीद करता हूं कि अब आपको चीजें अच्छे से बननी चाहिए, ठीक है।